हेलो फ्रेंड्स, आप सबको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हाइप करें। इससे करने में कोई चार्जेस नहीं लगता है। थैंक यू हमारे नॉवल को अपना प्यार देने के लिए। अब नॉवल में अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर विक्रांत का नींद खुलता है तो वो फ़ोन को देखता है। अब भी दोनों लाइन पर थे ये देख वो कॉल अपने कान से लगाता है। तभी उसके रूम के दरवाजे को सर्वेंट खोल उसके पास आ कहती है, मैडम स्कूल का टाइम हो रहा है। तभी अपने सोए हुए आवाज में ही अनाया कहती है, दाइसा कितनी बात कही हूँ मैडम मत बोला करिए और बस 5 मिनट और फिर मैं पक्का स्कूल के लिए रेडी हो जाऊंगी। अनाया के बातों को सुन विक्रांत की सुबह तो बहुत अच्छी हो जाती है। वही सर्वेंट कहती है, बेटा उठ जाओ, अगर आप लेट हो जाओगी तो आपको डांट पड़ेगा। ये सुन अनाया अपनी आंखें खोल कहती है, दाइसा मैं कब बड़ी होंगी और कब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ये सुन दाइसा भी मुस्कुराने लगती है। वही विक्रांत कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ आदित्य का जब नींद खुलता है तो वो अपने हाथ को बेड पर फेरता है पर बेड पर जय नहीं था तो वो अपनी आंखें खोल झट से उठकर बेडरूम के चारों तरफ देखता है। तभी उसे बाथरूम से शावर का आवाज आता है तो उसे रिलैक्स मिलता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर आ जाते हैं और सनाया को चेक करते हैं। वही सनाया की तबीयत खराब का बात सभी को पता चल जाता है तो सभी सनाया के रूम के बाहर आ जाते हैं। अनाया भी अपने नाइट ड्रेस में बिना फ्रेश हुए आ गई थी। जैसे ही डॉक्टर उसे चेक कर बाहर आते हैं तो सभी से कहते हैं, खतरे की कोई बात नहीं है, ठंड के कारण उन्हें फीवर हो गया है, जल्दी उन्हें होश आ जाएगा, होश आए तो आप मेडिसिन दे दे। ये सुन अनुराग ओके कहता है। वही अनिरुद्ध डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला जाता है। तभी अनुराग टाइम देख अनाया से कहता है, तुम्हें रेडी होना चाहिए। ये सुन अनाया कहती है, पर मम्मा ठीक नहीं, मैं उनका ध्यान रखना चाहती हूँ। ये सुन अनुराग अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मैं हूँ, तुम स्कूल जाओ। ये सुन अनाया उदास हो जाती है। तभी मोक्ष कहता है, अनाया तुम्हें तो प्रोजेक्ट भी पूरा करना ना तो तुम्हें जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ रूम से बाहर ले जाता है। फिर उससे कहता है, अनाया डैड को उनके साथ ही रहने दो, दोनों जितना साथ रहेंगे उतना जल्दी उन दोनों के बीच प्यार होगा और तुम भी चाहती हो ना दोनों एक दूसरे से प्यार करे। ये सुन अनाया झट से कहती है, हाँ। फिर उसका चेहरा खिल जाता है और वो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है रेडी होने के लिए। वही अनिरुद्ध आता है तो उसे आता देख मोक्ष उसके पास जा खड़ा हो जाता है तो अनिरुद्ध मोक्ष के तरफ देख अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, क्या हुआ। अनिरुद्ध के आवाज को सुन मोक्ष अपने मन में कहता है, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी अनिरुद्ध अपना पर्सनैलिटी बदलता है। अपने मन में इतना कह वो अपना मासूम चेहरा बना कहता है, कोई अपने लवर से ऐसे कोल्डली बात करता है क्या। ये सुन अपने सिर पर हाथ रख अपने आंखों को बंद कर अनिरुद्ध कहता है, लवर से पहले मैं तुम्हारा पेरेंट्स हूँ। इतना कहने के बाद अपने आंखों को खोल मोक्ष के तरफ देख आगे कहता है, तो मैं ऐसे ही बात करूँगा, अब बताओ काम क्या है। ये सुन अपना मुंह फूला मोक्ष कहता है, कल फ्रेशर पार्टी है, तो आज आप मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगे कॉलेज के बाद। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, मेरा आज मीटिंग है। अनिरुद्ध के इस बात को सुन मोक्ष कहता है, ठीक है मैं रचना को लेकर चला जाऊंगा। इतना कह वो जाने लगता है। वही रचना का नाम सुन इरिटेट हो मोक्ष का हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर कहता है, फाइन मैं तुम्हें कॉलेज लेने आऊंगा, फिर साथ शॉपिंग के लिए चलेंगे। ये सुन मोक्ष के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही अनिरुद्ध मोक्ष का हाथ फिर छोड़ देता है तो मोक्ष मुस्कुराते हुए अपने रूम रेडी होने के लिए जाने लगता है। वही अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, मुझे रचना से इतना जलन क्यों होता है, उफ फ्यूचर में मैं मोक्ष के आसपास भी रचना को भटकने नहीं दूंगा। इतना कह वो भी जाने लगता है। वही दूसरी तरफ जय नहाकर बाहर आता है तो आदित्य को देख वो थोड़ा घबरा जाता है। वही आदित्य उसके पास जा अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख अपने थप्पड़ मारे निशान को देख कहता है, अब भी पेन हो रहा है क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस सवाल पर जय अपने धीमे आवाज में कह देता है, नहीं। ये सुन आदित्य उसका हाथ पकड़ बेड के पास ले जा कहता है, बैठ जाओ। तो जय बैठ जाता है। साथ ही वो घबरा भी रहा होता है। उसे लगता है आदित्य फिर उसके करीब आएगा पर आदित्य हेयर ड्रायर ला जय के बालों को प्यार से सुखाने लगता है।
जिससे जय हैरान हो जाता है। तभी जय का फोन बजता है तो आदित्य जय के बालों को सुखाना बंद कर जय के फोन को जा देखता है। अपनी बहन का कॉल जय के फोन में आता देख आदित्य का चेहरा डार्क हो जाता है और ये देख जय को डर लगने लगता है। तभी आदित्य स्क्रीन जय के तरफ दिखा सवाल करता है, मेरी बहन तुम्हें कॉल क्यों कर रही है? इस सवाल को सुन जय झट से कहता है, मुझे नहीं पता। तभी आदित्य कहता है, फाइन, मेरे सामने बात करो। इतना कहने के बाद वो कॉल उठा कॉल स्पीकर पर कर देता है तो जय अपने घबराए आवाज में कहता है, हेलो। तभी माही मुस्कुराकर कहती है, हेलो जय, क्या तुम अब बिल्कुल ठीक हो? इस सवाल पर जय हाँ कह देता है तो माही फिर कहती है, तो आज तुम कॉलेज आओगे ना? हमें साथ डांस प्रैक्टिस करना है फ्रेशर के लिए। इस बात पर भी जय हाँ कहता है। तभी माही कहती है, तुम ठीक नहीं हो तो हम चलकर नाम कटवा देंगे, वैसे भी मुझे इस कंपटीशन से ज़्यादा तुम्हारे हेल्थ का टेंशन है। अपनी बहन की बातों को सुन आदित्य को ये समझने में अधिक वक्त नहीं लग रहा था कि उसकी बहन के दिल में जय के लिए फीलिंग्स है। वो जय के करीब जा उसे बेड पर धकेलता है तो फोन को ले वो बेड पर चला जाता है और उसके मुंह से आह की आवाज आती है तो माही चिंता से भरी आवाज में सवाल करती है, क्या हुआ जय, तुम ठीक तो हो ना? इस सवाल का वो कुछ जवाब देता इससे पहले ही आदित्य उसके टी शर्ट को ऊपर कर उसके सीने के पास जा सेंसिटिव हिस्से को किस करने लगता है, साथ ही बाइट भी और अपने एक हाथ को जय के पजामे के अंदर भी ले जाता है। आदित्य के ऐसा करने से जय के लिए बात करना मुश्किल हो रहा था। वो अपने आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए माही से कहता है, मैं कहा ही था कि आदित्य बाइट कर लेता है जिससे जय अपने होंठों पर हाथ रख लेता है। वही माही घबराते हुए सवाल करती है, क्या हुआ जय? पर जय किसी तरह कहता है, मैं कॉलेज आकर बात करता हूँ। इतना कहने के बाद जय जल्दी से कॉल कट कर देता है और आदित्य से अपने हकलाते हुए ही आवाज में कहता है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। ये सुन आदित्य अपने कपड़े को खोलते हुए कहता है, आई डोंट केयर। इतना कह वो जय के पजामे को खोलता है और आगे करने वाला ही होता है पर दिव्या का बात याद आ जाता है कि जय का शरीर बहुत कमजोर है। ये याद आते ही आदित्य उसके होंठों के करीब जा कहता है, मेरी बहन से दूर रहो। अगर मुझे पता चला तुम मेरी बहन को डेट करने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा। ये सुन जय जिसके आंखों में आंसू आ चुका था वो रोते हुए ही कहता है, वो बस दोस्त है मेरी। ये सुन आदित्य उसके होंठों को काटते हुए चूमने लगता है और अपने कंट्रोल को खोने लगता है, इसलिए फिर जय से दूर हो बाथरूम जाने लगता है। वही आदित्य के जाते ही जय उठकर बैठ अपने आंसू साफ करने के बाद वो कॉलेज के लिए रेडी होने लगता है। वही बाथरूम के अंदर जाने के बाद आदित्य सावर ऑन कर दीवार पर कसके मारते हुए कहता है, तुम इतने कमजोर क्यों हो? वो इतना कह गुस्से में नहाने लगता है। वही दूसरी तरफ अनाया नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल चुकी थी। वही मोक्ष रेडी हो हॉल में आता है तो देखता है सनाया आ रही है, वो भी उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी वो गिरने को थी तो मोक्ष जाने वाला था पर अनुराग उसे पकड़ लेता है। तो दूर से मोक्ष ये देख खुश हो रहा होता है। तभी अनुराग सनाया को अपने गोद में उठा कहता है, तुमसे रूम में रहा नहीं जाता है। ये सुन सनाया कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, दवा स्मेल आ रहा है रूम से। ये सुन अनुराग उसे हॉल के सोफे के पास ले जाने लगता है। वही मोक्ष के पीछे अनिरुद्ध आ खड़ा हो उसके सिर पर हाथ रख कहता है, अगर हो गया हो दोनों को देखना तो आगे बढ़ो। ये सुन मोक्ष उसके तरफ देखता है फिर दोनों साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वही अनुराग उसे सोफे पर बैठा देता है। तभी अनुराग का कॉल आता है और वो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हेलो। तभी दूसरे साइड का बात सुन अनुराग कहता है, आज मैं कंपनी नहीं आ रहा हूँ और मेरा सारा मीटिंग अनिरुद्ध हैंडल कर रहा है। ये सुन दूसरे साइड से कुछ कहता है फिर अनुराग कॉल कट कर देता है। वही सनाया ये सुन खुश थी कि उसके लिए अनुराग कंपनी नहीं जा रहा है। वही मोक्ष जब ये सुनता है तो अनिरुद्ध की तरफ देखता है। दोनों हॉल आ चुके थे। मोक्ष को अपने तरफ देखता पा अनिरुद्ध उसके सिर पर हाथ रख उसके सिर को घुमा देता है तो मोक्ष सनाया के बगल में जा बैठ सवाल करता है, आपको अब ठीक लग रहा है आंटी? इस सवाल पर सनाया कहती है, उफ मोक्ष मुझे आंटी मत बोलो, मैंने कहा ना मुझे नाम से बोलो या मम्मा।
ये सुन मोक्ष झट से कहता है, सॉरी, आपको कैसा लग रहा मम्मा? इस सवाल पर मुस्कुराकर सनाया कहती है, अब मुझे बेटर लग रहा है। दोनों बात कर रहे होते हैं, वही अनुराग और अनिरुद्ध काम से रिलेटेड बात कर रहे थे, जिसे सुन मोक्ष अपने मन में कहता है, उफ मैं भी इडियट हूँ, अनिरुद्ध को इतना सारा काम है और मैं उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए कह दिया, मैं उन्हें मना कर दूंगा। वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी अनिरुद्ध कहता है, मोक्ष चलो नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। ये सुन मोक्ष कहता है, ओके। फिर दोनों साथ नाश्ता करने चले जाते हैं। वही सर्वेंट जूस और फल लेकर आ जाती है, साथ ही दवा भी, और टेबल पर रख देती तो उसे देख सनाया कहती है, मुझे ये सब नहीं खाना, ना ही दवा, आप इसे लेकर जाओ। तभी अनुराग उसके बगल में बैठ सनाया को अपने कोल्ड डरा देने वाले नज़र से घूरता है, तो सनाया अच्छी बच्ची की तरह खाना शुरू कर देती है। वही दूसरी सर्वेंट अनुराग का नाश्ता भी वही ले आती है, तो उसे अलग खाना खाता देख सनाया फल खाना बंद कर उसके प्लेट से खाना शुरू करती है, पर उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। फीवर की वजह से उसे खाने का कोई टेस्ट पता ही नहीं चल रहा था, तो वो वापस से फल खाने लगती है। वही सनाया के ऐसा करने से अनुराग के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष और अनिरुद्ध साथ खा रहे थे, खाते हुए भी फोन पर अनिरुद्ध काम की बातें अपने असिस्टेंट से कर रहा था। काम का बात करते हुए नाश्ता खत्म हो जाता है, तो अनिरुद्ध मोक्ष के तरफ देख कहता है, बैग लेकर बाहर आ जाओ। इतना कह वो जाने लगता है, तो मोक्ष भी जल्दी से जा अपना बैग ले भागते हुए बाहर जाने लगता है। फिर कार के पास आ कार के दरवाजे को खोल अनिरुद्ध के तरफ देख कहता है, अगर आज आपको ज्यादा काम है तो मैं शॉपिंग अकेला करूंगा, आप जाओ, मैं अपने बाइक से चला जाता हूँ। ये सुन अनिरुद्ध अपने मन में कहता है, अकेले तो ये जाने से रहा, पक्का रचना के साथ ही जाएगा। अपने मन में इतना कहने के बाद अनिरुद्ध कहता है, मैं हैंडल कर लूंगा, अब अंदर आकर बैठो। ये सुन मुस्कुराते हुए मोक्ष कार के अंदर आकर बैठ जाता है। फिर अनिरुद्ध कार स्टार्ट कर देता है, तभी मोक्ष कहता है, आज रवि अंकल नहीं आए हैं क्या, कुछ हुआ है क्या उन्हें? रवि अनिरुद्ध का ड्राइवर था। जब मोक्ष ये सवाल करता है, तो अनिरुद्ध कहता है, मैं उसे आज के लिए छुट्टी दे दिया हूँ। ये सुन मोक्ष फिर सवाल करता है, क्यों? मोक्ष के सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम एक्सपेंड करूं। जैसे ही अनिरुद्ध ये बात कहता है, मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है। वही दूसरी तरफ विक्रांत रेडी हो अपने मैंशन से बाहर निकल अपने कार के पास जाता है, तभी ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है, तो वो कार के अंदर जा बैठ जाता है। तो ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। वही विक्रम अपने फोन को निकल सोशल मीडिया में अनाया का फोटो देख मुस्कुरा रहा होता है। वही अपने फ्रंट मिरर से विक्रांत को मुस्कुराता देख ड्राइवर हैरान था। वो अपने मन में कहता है, सर को हो क्या गया है, क्या कोई इन्हें मुस्कुराने का दवा खिला दिया है? ड्राइवर अपने मन में ये सब कह रहा था, वही विक्रांत अपनी मॉम को कॉल कर देता है। तभी उसकी मॉम जो मैगजीन पढ़ रही थी, उनका फ़ोन रिंग होता है, तो वो अपने फ़ोन को उठा अपने बेटे का कॉल आता देख हैरान हो जाती है। वो जल्दी से कॉल पिक कर कहती है, हेलो बेटा। तभी विक्रांत डायरेक्ट सवाल करता है, मॉम इवान स्कूल से कब आता है? अपने बेटे को ये सवाल करता सुन विक्रांत की माँ तो हैरान थी। वो कहती है, 2 या 2:30 बजे तक, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? इस सवाल को सुन विक्रांत कहता है, बस उससे कुछ काम था। ठीक है मॉम, मैं बाद में कॉल करता हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट करने को था, तभी विक्रांत की मॉम अवंतिका कहती है, बेटा कभी काम के अलावा भी बस बात करने के लिए कॉल कर लिया करो और कभी यहाँ आ भी जाया करो, एक ही शहर में रहकर तुमसे ठीक से मिलना भी नहीं हो पाता है। अपनी माँ के बातों को सुन विक्रांत कहता है, ओके मॉम, मैं इस संडे वहाँ आ जाऊँगा। ये सुन अवंतिका के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओके बेटा। फिर विक्रांत कॉल कट कर देता है और अपने मन में कहता है, लिटिल गर्ल मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, पर उसके लिए मुझे 2 बजने का इंतजार करना होगा। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने सिर को शीट पर टिका अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जो किस वो कल अनाया को किया था उसे याद करते हुए अपने मन में कहता है, लिटिल गर्ल तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है?
अपने मन में वो ये सवाल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जय को कॉलेज छोड़ने के बाद अपने कंपनी के तरफ बढ़ जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल कार ड्राइव करते हुए ही कॉल पिक करता है और कहता है, हाँ अवनी। आदित्य की आवाज़ को सुन अवनी कहती है, क्या तुम मुझसे आज मिल सकते हो? इस सवाल पर आदित्य सवाल करता है, कहाँ? वो झट से अवनी कह देती है, कैफ़े में। तो आदित्य ओके बोल कॉल कट कर कैफ़े की तरफ अपने कार को बढ़ा देता है। कुछ वक्त के बाद आदित्य कैफ़े पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जय कॉलेज के अंदर जाता है तो तीनों उसकी बहुत फिक्र करने लगते हैं, पर वो कहता है कि वो ठीक है। तो फिर वो चारों प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। तभी माही जय के गाल में लाल निशान देखती है तो वो उसके गाल को छू कहती है, क्या कोई तुम्हें थप्पड़ मारा है? इस सवाल पर जय उसके हाथ को अपने चेहरे से झट से हटा कहता है, नहीं नहीं, हमें प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहने के बाद वो प्रैक्टिस करने लगता है बस, पर माही का ध्यान बस उसके गाल पर ही था। दूसरी ओर कैफे के अंदर आदित्य चला जाता है और अवनी के केबिन में जा बैठ जाता है। तभी उसके बगल में अवनी बैठ जाती है। तभी आदित्य अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, क्या हुआ, क्यों बुलाई हो मुझे? आदित्य के सवाल पर अवनी कहती है, पहले तो कभी ये सवाल तुम नहीं करते थे। अवनी की बातों को सुन आदित्य कहता है, तुम्हें पता है अब मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ? आदित्य की बातों को सुन अवनी कहती है, क्या है उस गूंगी लड़की में जो मुझ में नहीं है? अवनी के इस सवाल पर आदित्य कहता है, अवनी उसे दोष देना बंद करो, तुम्हें बस मैं अपनी दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं, और तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये सुन अवनी उसके हाथ को पकड़ उसके तरफ अपने नम आंखों से देख कहती है, मुझे पता है आदित्य तुम उसे बस अपने पेरेंट्स को नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम करो, बस एक बार मुझे डेट करके देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। ये सुन आदित्य अवनी के तरफ देखता है और अपने कोल्ड आवाज में कहता है, अवनी तुम सही समझी, मैं उसका पहले बस अपने पेरेंट्स को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर अब मुझे वो अपनी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए चाहिए। इतना कह खड़ा हो जाने को था तभी अवनी उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोकते हुए सवाल करती है, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? इस सवाल पर आदित्य अवनी के आंखों में देख कहता है, आदित्य दीवान को किसी से प्यार नहीं हो सकता है, बस वो मुझे चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपना हाथ को झटक जाने को होता है। तभी अवनी कहती है, ठीक है तो मुझसे शादी कर लो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें उस गूंगी के साथ जो रिलेशन रखना है रखो, मैं कभी इसके बीच में नहीं आऊंगी। ये सुन आदित्य पीछे मुड़ अवनी के तरफ देख कहता है, अवनी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है शादी हो भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे करीब मैं कभी नहीं आऊंगा, सो तुम अपना पागलपन बंद करो और किसी ऐसे लड़के को ढूंढो जो तुमसे प्यार करे और वो दे सके जो तुम डिजर्व करती हो। इतना कह वो निकल जाता है। वही अवनी रोने लगती है, फिर अपने डैड को कॉल कर देती है तो उसके डैड कॉल उठा लेता है। तभी अवनी रोते हुए कहती है, डैड मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूंगी, बस मुझे आदित्य दिलवा दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुन उसके डैड कहते हैं, अवनी बेटा तुम्हें जो चाहिए मैं दिलवा दूंगा, बस तुम मेंशन आ जाओ। अपने डैड का बात सुन अवनी कहती है, डैड आप प्रॉमिस करो, मैं आ जाऊंगी तो आप मेरे आदित्य को मेरा बना देंगे। ये सुन उसके डैड प्रॉमिस कर देते हैं तो अवनी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध कंपनी आने के बाद एक एक कर मीटिंग अटेंड करने लगता है, थोड़ा भी ब्रेक नहीं लेता है और धीरे धीरे टाइम पार होने लगता है। दोपहर का वक्त हो गया था पर अनिरुद्ध शांति से बैठ सांस भी नहीं लिया होता है। ये देख मीटिंग ओवर होने के बाद चिराग कहता है, सर आपको रेस्ट करना चाहिए। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी विहान अपनी असिस्टेंट ईशानी के साथ वहां आता है और चिराग की नज़र ईशानी पर जाती है, पर ईशानी चिराग के तरफ देखती तक नहीं है। विहान और अनिरुद्ध केबिन के अंदर चले जाते हैं। वही ईशानी बाहर खड़ी थी। तभी चिराग कहता है, मेरे साथ चलो। तो ईशानी झट से कह देती है, नहीं मैं यही ठीक हूँ। ये सुन चिराग कहता है, इतनी नफरत क्यों ईशानी, मैं ऐसा किया क्या हूँ? चिराग के इस सवाल पर ईशानी चिराग की तरफ देख कहती है, ओह तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तो चिराग कहता है, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें बात कर खत्म कर लेना चाहिए।
ये सुन ईशानी कहती है, मैं एक बार की गई गलती को दोबारा करना पसंद नहीं करती हूँ। तभी चिराग उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच कहता है, क्या तुम्हारा प्यार बस इतना ही था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से तुम मुझसे इतनी दूर चली गई कि अब तुम्हें वो प्यार गलती लग रहा है? चिराग के बातों का ईशानी कोई जवाब देती कि तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और विहान अनिरुद्ध दोनों बाहर आते हैं। तभी दोनों चिराग और ईशानी को इतना करीब देखते हैं तो चिराग ईशानी का हाथ छोड़ देता है और ईशानी भी झट से पीछे हो कहती है, सर मैं आपका कार के पास वेट करती हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध कहता है, अगर तुम ईशानी से बात करने जाना चाहते हो चिराग तो जा सकते हो। ये सुन चिराग झट से कहता है, नो सर एंड सॉरी सर। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। वही विहान कहता है, तुम्हें बात करना चाहिए ईशानी से, कहीं देर ना हो जाए। वैसे ईशानी को बहुत प्रपोजल आते हैं, इनफैक्ट मेरे कंपनी के मैनेजर ने भी ईशानी को प्रपोज किया है, मैंने ये सुना था। ये सुन चिराग कहता है, आई थिंक मुझे उससे बात करना है। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही उसके ऐसा करने से विहान मुस्कुराने लगता है और अनिरुद्ध कहता है, विहान तुम बेचारे को झूठ बोलकर पुश कर रहे हो। ये सुन विहान कहता है, नहीं ये बात सच है। वो दोनों इस बारे में बात करने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम जाने लगते हैं। वही चिराग बाहर ईशानी के पास जा कहता है, ईशानी आई लव यू, प्लीज़ मेरे साथ फिर रिलेशनशिप में आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में आने नहीं दूंगा। चिराग ईशानी को जब ये बात कहता है तो ईशानी चिराग के तरफ देखती है। चिराग के आंखों में सच्चाई ईशानी को नजर आ रहा था, पर ईशानी फिर उन दिनों को जैसे फेस की थी उसे फेस नहीं करना चाहती थी। वो कुछ ना कह अपने चेहरे को मोड़ लेती है। तभी चिराग उसके करीब जा कार पर अपने एक हाथ को रख दूसरे हाथ उसके चेहरे पर रख उसके चेहरे को अपने तरफ कर देता है तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है। तभी चिराग उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझसे अब प्यार नहीं करती हो? जो कुछ हमारे बीच हुआ सब कुछ भूल गई हो? चिराग की बातों को सुन ईशानी चिराग के आंखों में देखती है, फिर कहती है, कुछ नहीं भूली हूँ, पर अगर मुझे फिर वही दर्द मिला तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, इसलिए बस तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। ईशानी के बातों को सुन चिराग उसके आंखों में देख कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें अब अपने कारण कोई दर्द फेस करने नहीं दूंगा, बस एक आखिरी मौका दे दो। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को अपने होंठों से मिला किस करने लगता है। वही विहान ग्लास वॉल से बाहर की तरफ देखते हुए अनिरुद्ध से कहता है, दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। तभी अनिरुद्ध वहां बाहर की तरफ देखता है, फिर कहता है, कंट्रोल तुम्हें करना चाहिए विहान, दोनों को देखना बंद करो। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, सब आते ही होंगे। फिर दोनों चेयर पर जा बैठ जाते हैं। तभी विहान कहता है, वैसे अनिरुद्ध किसी को कैसे फील करवा सकते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? इस सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, तुम इसमें बहुत अच्छे हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये सुन विहान कहता है, ये केस बहुत डिफिकल्ट है और मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ। विहान की इस बात को सुन अनिरुद्ध विहान के तरफ देखता है और कहता है, सच में तुम किसी लड़की के लिए इस बार सीरियस हो? तो विहान हाँ कहता है। तभी अनिरुद्ध सवाल करता है, नाम क्या है उसका? इस सवाल पर विहान कहता है, जब वो मेरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें नाम बताऊंगा। विहान का ये बात सुन अनिरुद्ध ओके कहता है। तो विहान कुछ कहने को था, पर तभी डोर नॉक होता है तो अनिरुद्ध अंदर आने को कहता है। सेक्रेटरी के साथ कुछ लोग होते हैं, वो अंदर आते हैं, अनिरुद्ध और विहान से हैंड शेक करते हैं, फिर सभी बैठ जाते हैं और मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। वही दूसरी तरफ ईशानी चिराग को खुद से दूर करते हुए कहती है, चिराग हमें कोई देख लेगा। ये सुन चिराग उसके हाथ को पकड़ कहता है, मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद उस अपने साथ कंपनी के अंदर ले आओ, उसे अपने केबिन के अंदर ले जा कहता है, यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। इतना कहने के बाद उसके होंठों के करीब वो फिर जाने को था, तभी ईशानी उसे रोकते हुए कहती है, चिराग अभी मैं हाँ भी नहीं बोली हूँ और तुम मुझे किस करना शुरू कर दिए, क्या तुम्हें बस यही चाहिए? ईशानी के बातों को सुन चिराग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे अपने करीब आने नहीं भी कहोगी तो भी मैं दूर रह कर ही तुमसे बहुत प्यार करूंगा। चिराग की बातों को सुन ईशानी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है।
वहीं दूसरी तरफ विक्रांत मीटिंग में था पर उसका ध्यान तो बस टाइम पर होता है। ये देख वहां मौजूद सभी लोग बस एक दूसरे को देखते हुए इशारों में ही बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अग्निहोत्री मेंशन में अनुराग उसका पूरा दिन बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। तभी सनाया उसे देख सवाल करती है, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? इस सवाल पर अनुराग उसके आंखों में देख कहता है, नहीं। अनुराग का जवाब सुन सनाया कहती है, फिर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? सनाया के सवाल पर अनुराग कह देता है, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये जवाब सुन अपने माथे से पट्टी हटा सनाया जमीन पर फेंक कहती है, आपको ये जिम्मेदारी उठाने का जरूरत नहीं है। आप कंपनी जाओ, वैसे भी मुझे अपने न्यू प्रोडक्ट पर काम करना है। इतना कह बेड से उठने को थी तो अनुराग उसके हाथ को पकड़ उसे उठने से रोक कहता है, सनाया, तुम्हें मैंने पहले ही क्लियर किया था हमारे बीच कभी प्यार नहीं हो सकता है। ये सुन सनाया अपने हाथ को झटक कहती है, फाइन, मैं भी कोशिश नहीं करूंगी। आप मेरे लिए बस अनाया के डैड है और मैं आपके लिए अनाया की मॉम, सो आपको मेरी सो कॉल्ड जमींदारी उठाने का जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ जो अपना ख्याल रख सकती है। इतना कहने के बाद वो उठ कबर्ड के पास जा अपने लिए कपड़े निकालती है और बाथरूम चली जाती है। वही अनुराग बस उसे ऐसा करता देखते रहता है। कुछ ही वक्त में वो बाथरूम से बाहर आ मिरर के पास जा अपना मेकअप करने लगती है। तभी अनुराग कहता है, तुम अपनी कंपनी जाओगी या फिर से ड्रिंक करने बार? इस सवाल को सुन सनाया कहती है, मैं कुछ भी करूं आपको क्या? सनाया के रुड जवाब को सुन अनिरुद्ध आगे कुछ नहीं कहता है और लैपटॉप खोल अपना काम करने लगता है। वही अनुराग को कोई फर्क ना पड़ता देख सनाया को रोना आ रहा था। वो रेडी हो अपने आंसू को दबाते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। वही अनुराग उसके जाने के बाद ड्रॉर से नैना का तस्वीर निकल उसके तस्वीर को देखते हुए कहता है, क्या मैं सनाया के लाइफ को अपने सेल्फिशनेस के कारण बर्बाद कर दिया हूँ? इतना कहने के बाद वो बस नैना के तस्वीर को देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सनाया रचना को कॉल करती है तो रचना का फ़ोन बजता है तो वो प्रैक्टिस से ब्रेक ले अपने फ़ोन को बैग से निकाल सनाया का कॉल आता देख वो कॉल उठा कहती है, हाँ सनाया। तभी सनाया कहती है, रचना तुम मुझसे अकेले मिलने कहीं आ सकती हो अभी, अगर तुम कॉलेज में बिजी नहीं हो तो। ये सुन रचना कहती है, ओके। इतना कहने के बाद एक कैफ़े का नाम बता देती है। तभी सनाया भी इस बारे में मोक्ष को ना बताने को कह देती है तो रचना ओके कह देती है। फिर कॉल कट होने के बाद मोक्ष के पास जा कहती है, मुझे जाना होगा, वैसे भी हमारा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट अच्छा हो रहा है। ये सुन मोक्ष कहता है, हाँ, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ जहाँ तुम्हें जाना है? इस बात पर रचना कुछ कहती कि तभी मोक्ष अपने सिर पर चपंट मारते हुए कहता है, ओह मैं तो अपना बाइक ही नहीं लाया हूँ। ये सुन रचना कहती है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, बाय। मोक्ष को बाय बोल जय और माही को भी बाय करने के बाद वो निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनाया अपने मेंशन पहुंच जाती है। वहीं मीटिंग हॉल में अब तक बैठा विक्रांत टाइम देख अपने फ़ोन को निकाल अनाया को मैसेज करता है, क्या तुम स्कूल से आ गई हो? इस सवाल का जवाब के लिए वो अपने फ़ोन स्क्रीन को ही देखे जा रहा था। वहीं मीटिंग में मौजूद लोग विक्रांत को। दूसरी ओर अनाया अपने रूम जा फ्रेश हो अपने कपड़े बदल अपने फ़ोन को देखती है। विक्रांत का मैसेज देख उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मैसेज बैक कर देती है, हाँ। जैसे ही विक्रांत के पास अनाया का मैसेज आता है वो झट से कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ, क्या हम कॉल पर बात कर सकते हैं? इतना लिख वो सेंड कर देता है। तभी अनाया का मैसेज आता है, मैं खाना खाकर कॉल करती हूँ। ये मैसेज देख विक्रांत भी ओके कह देता है। वही अनाया खाना खाने चली जाती है और विक्रांत मीटिंग में सुनने की जगह बस अनाया के कॉल आने का इंतजार करने लगता है। कुछ मिनटों के बाद अनाया खाना खाने के बाद विक्रांत को कॉल करती है। अनाया का कॉल आता देख वो कहता है, मीटिंग ओवर। इतना कहने के बाद वो कॉल उठा कॉन्फ्रेंस रूम से जाने लगता है तो सभी विक्रांत को ही देखने लगते हैं। विक्रांत के जाते ही एक लड़की कहती है, क्या सर को प्यार हो गया है? ये सुन दूसरी लड़की कहती है, अगर प्यार हो गया है तो सर बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट की तरह कर रहे हैं। सभी विक्रांत के बारे में बातें करने लगते हैं। वही विक्रांत अपने केबिन के अंदर जा चेयर पर बैठ अनाया से बातें करने लगता है। तभी विक्रांत कहता है, क्या कल स्कूल के बाद तुम मुझसे मिल सकती हो?
इस बात पर अनाया कहती है, कल मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ। ये सुन विक्रांत कहता है, लड़का या लड़की किस फ्रेंड के साथ? इस सवाल पर अनाया कहती है, ग्रुप है लड़के लड़की का। ये सुन विक्रांत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है, ओके मुझे कुछ काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो अनाया ओके कह देती है। वही विक्रांत कॉल कट कर खुद में कहता है, मुझे पसंद नहीं तुम्हारे आसपास कोई भी लड़का रहे। अपने आप में इतना कहने के बाद वो सिगरेट जला सिगरेट के कस लेते हुए अनाया के बारे में ही सोचने लगता है। वही दूसरी तरफ रचना कैफ़े पहुंच जाती है। फिर कैफ़े के अंदर जाती है तो सनाया को कैफ़े आखिरी सीट में उदास बैठी हुई नजर आती है। वो सनाया के पास जा बैठ जाती है। तभी सनाया उसके तरफ देखती है और सनाया को देख ऐसा लग रहा था मानो वो अभी रो पड़ेगी। तो रचना उठ उसके बगल वाले सीट में बैठ उसके हाथ में अपना हाथ रख चिंता से भरी आवाज में कहती है, क्या हुआ सनाया आपको? इस सवाल पर सनाया के आंखों से आंसू आने लगता है और वो रोते हुए कहती है, रचना मैं अनुराग के लिए बस उनकी जिम्मेदारी हूँ, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। ये सुन रचना उसके आंसू अपने हाथ से पोंछते हुए कहती है, सनाया अभी तो आपको शादी हुई है, आप थोड़ा टाइम दो, वो आपसे जरूर प्यार करेंगे। रचना के इस बात को सुन सनाया उसके गले से लग कहती है, रचना मैं उनसे बचपन से प्यार करती आ रही हूँ और कितना टाइम दूँ? बहुत तकलीफ हो रहा है अब मुझे। क्यों मैंने प्यार किया? प्यार में बहुत तकलीफ मिलता है। इतना कह रोई जा रही थी। वही रचना बस उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी वेटर आता है और रोता देख जाने को था पर सनाया रचना से दूर हो वेटर से कहती है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लाना। तुम क्या लोगी रचना? तो रचना भी अपने लिए बस कॉफ़ी मंगवा लेती है। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपना काम खत्म कर विहान के साथ कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। तभी विहान अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है तो ईशानी कॉल उठा कहती है, यस सर मैं अभी आती हूँ। बिना विहान के कुछ बोले ईशानी जवाब दे कॉल कट कर चिराग से दूर हो कहती है, मुझे जाना होगा। तो फिर दोनों साथ ही बाहर आते हैं। दोनों को साथ देख विहान कहता है, लगता है ईशानी आज तुम्हें छुट्टी चाहिए। ये सुन ईशानी झट से कहती है, नहीं नहीं। तो चिराग ईशानी को देखता है। वही अनिरुद्ध अपने कार का डोर खोलते हुए कहता है, चिराग तुम्हें डे ऑफ करना है तो कर सकते हो। इतना कहने के बाद कार के अंदर बैठ कार स्टार्ट कर निकल जाता है। वही विहान भी कहता है, तुम भी ईशानी आज एंजॉय कर लो। इतना कहने के बाद वो कार में जाने लगता है तो ईशानी उसे ना कहने को थी पर चिराग उसके हाथ को पकड़ लेता है और ईशानी चिराग के तरफ देखने लगती है। वही विहान कार में बैठ निकल जाता है। दूसरी तरफ आदित्य जय को लेने के लिए कॉलेज निकल जाता है। कुछ वक्त के बाद आदित्य कॉलेज पहुंच जाता है पर अपनी कार को दूर में ही खड़ा किया था। तभी उसे अनिरुद्ध का कार जाता हुआ नजर आता है और उसे जाता देख आदित्य अपने आप में कहता है, तुम्हें क्या लगता है अनिरुद्ध तुम मिस्टर खन्ना को अपने साइड कर लोगे और मैं होने दूंगा? तुम्हारे और विक्रांत के बीच ये जीतने का कंपटीशन होगा पर मेरे लिए अपने बिजनेस को और ग्रो करने का मौका। मैं तुम लोगों से बहुत आगे निकलना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो जय को मैसेज करता है। वही अनिरुद्ध को आता देख मोक्ष जय और माही को बाय बोल कार के अंदर जा बैठ जाता है। फिर अनिरुद्ध उसके बैठते ही कार स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। वही जय भी माही को बाय बोल निकल जाता है और माही अपने हॉस्टल जाने लगती है। कुछ ही वक्त में जय आदित्य के कार के पास पहुंच कार के अंदर जा बैठ जाता है। तभी जय को माही का मैसेज आता है तो वो अपना फ़ोन निकाल मैसेज देखता है। फिर वो मैसेज देख कुछ सोच रहा होता है। वही जय उसे देखने की जगह फ़ोन को देख कुछ सोचता देखता है तो उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है। आदित्य के ऐसा करने से जय उसे हैरानी से देखता है। वही माही का मैसेज पर आदित्य फ़ोन जय की तरफ फेंकता है तो जय जल्दी से फ़ोन ले कैच कर लेता है और माही को रिप्लाई करने का सोचता है पर फिर फ़ोन अपने बैग के अंदर बिना रिप्लाई किए रख देता है। कुछ वक्त के बाद अनिरुद्ध का कार एक बड़े से मॉल के पास जा रुकता है। फिर दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं और मॉल के अंदर साथ जाते हैं। तभी मोक्ष कहता है, मैं रचना से कॉल करके पूछ लेता हूँ वो किस कलर का ड्रेस लेगी, मैं भी वही कलर का फॉर्मल ड्रेस लूँगा, फिर हम बिल्कुल कपल लगेंगे। जब मोक्ष ये कहता है तो अनिरुद्ध घूरकर उसे देखता है और उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ खींच उसके आंखों में देख कठोरता से कहता है,
तुम सिर्फ मेरे पसंद का कपड़ा अपने फ्रेशर में पहनोगे। अनिरुद्ध के चेहरे पर जलन देख मोक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, आप जल रहे हो। ये सुन अनिरुद्ध मोक्ष का हाथ छोड़ कहता है, नहीं मैं क्यों जलूंगा। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध चिढ़ते हुए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी अपने कार को एक बड़े से मॉल के पास रोकता है तो जय मॉल को देख सवाल करता है, हम यहाँ क्यों आए हैं। इस सवाल को सुन आदित्य अपने साइड का कार डोर खोलते हुए कहता है, तुम्हें मैं कार्ड यूज करने के लिए दिया हूँ, ना कि अपने वॉलेट में सजा कर रखने के लिए, अब बाहर आओ। इतना कहने के बाद वो कार से बाहर निकल जाता है तो जय भी जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। फिर दोनों मॉल के अंदर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और मोक्ष मैन साइड में थे और वहां का मैनेजर के साथ एक स्टाफ था जो मोक्ष को सूट दिखा रहा होता है। वहीं अनिरुद्ध भी बैठकर देख रहा था। तभी अनिरुद्ध की नज़र फ्लैमिंगो पिंक कलर के सूट पर जाता है तो अनिरुद्ध उस तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो ट्राई करो। ये सुन मोक्ष भी उस सूट को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे ट्राई करके दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो ड्रेस ले उसे ट्राई करने चला जाता है। वो ट्रायल रूम में उसे पहनने लगता है। जब वो व्हाइट कॉलर का हाईनेक टी शर्ट पहन पैंट और कोट डाल बाहर जाने को था तभी उसे कुछ चुभने लगता है तो वो कोट खोल टी शर्ट को खोलता है फिर पहनता है पर उसे फिर भी चुभ रहा होता है। वहीं मोक्ष को इतना लेट लग रहा था तो अनिरुद्ध खड़ा हो ट्रायल रूम के पास जा दरवाजा नॉक करते हुए सवाल करता है, क्या हुआ मोक्ष, तुम्हें इतना लेट क्यों लग रहा है। तभी मोक्ष ट्रायल रूम का दरवाजा खोल कहता है, मुझे ये टी शर्ट चुभ रहा है। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, तो मत ट्राई करो। जब अनिरुद्ध ये कहता है तो मोक्ष कहता है, पर मुझे अच्छा लग रहा है ये, आई थिंक टी शर्ट के अंदर कुछ हो, मैं देखता हूँ। तभी अनिरुद्ध ट्रायल रूम के अंदर आ रूम का दरवाजा बंद कर देता है तो मोक्ष के दिल का धड़कन तेज होने लगता है। वही अनिरुद्ध उसके टी शर्ट को खोल उस टी शर्ट को देखता है फिर कहता है, तुम्हें देखकर पहनना चाहिए, देखो इसमें पिन लगा है। इतना कहने के बाद वो उसे निकाल मोक्ष के तरफ देखता है। मोक्ष के शरीर को देख अनिरुद्ध की आंखें उसके शरीर में थम जाती है। वही मोक्ष टी शर्ट लेने को था पर अनिरुद्ध अपने हाथ को पीछे कर देता है तो मोक्ष अनिरुद्ध के आंखों में देखता है। तभी अनिरुद्ध अपने एक हाथ को उसके सीने पर रख सेडिक्टिवली फेरते हुए उसके करीब जा उसके कान में कहता है, तुम ये सब जानबूझकर करते हो ना, ताकि मैं अपना कंट्रोल तुम्हें देख खो बैठूं। इतना कहने के बाद उस टी शर्ट को छोड़ अपने हाथ उसके कमर पर रख उसके जिस्म को चूमने लगता है। वही मोक्ष अपने धीमे आवाज में कहता है, अनिरुद्ध हम चेंजिंग रूम में है। ये सुन अनिरुद्ध उसके जिस्म को चूमना बंद कर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, सो वॉट। ये सुन मोक्ष को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, बस उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। तभी अनिरुद्ध कहता है, 2 दिन बाद मैं बिजनेस मीटिंग के सिलसिले से सिंगापुर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे। ये सुन मोक्ष झट से कहता है, हाँ। तभी अनिरुद्ध उसके कान में जा कहता है, रिग्रेट मत करना। इतना कह उससे दूर हो कहता है, जल्दी पहनकर बाहर आ जाओ। इतना कहने के बाद वो ट्रायल रूम से बाहर निकल जाता है। तभी अनिरुद्ध को इतने वक्त बाद बाहर आता देख वहां खड़े स्टाफ और मैनेजर हैरान थे। तभी अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है, टी शर्ट में पिन लगा था, क्या आप ट्राई करने के लिए देने से पहले चेक नहीं करते। तभी मैनेजर झट से कहता है, सॉरी सर। वही मोक्ष भी पहनकर बाहर आता है और उसे देख सभी उसका तारीफ करने लगते हैं। वही अनिरुद्ध को मोक्ष इतना प्यारा लग रहा होता है कि उसकी आंखें झपकना ही बंद हो जाती है। वही दूसरी तरफ इतने महंगे कपड़े देख जय हिचकिचाते हुए कहता है, मेरे पास एक फॉर्मल ड्रेस है, मुझे नया लेने की जरूरत नहीं है। ये सुन आदित्य उसे अपने कोल्ड नजरों से घूर कर देख कहता है, मैंने तुमसे राय नहीं मांगा है, शांति से एक सेलेक्ट करो। ये सुन जय प्राइस टैग देखते हुए कोई सेलेक्ट कर रहा था। तभी आदित्य एक ऑलिव लाइट ग्रीन कलर का सूट स्टाफ के हाथ से ले जय की तरफ बढ़ा कहता है, इसे ट्राई करके आओ। ये सुन जय आदित्य को अपने मासूम नजरों से देखता है फिर ना चाहते हुए भी उसे ले ट्राई करने चला जाता है और कुछ ही मिनटों में उसे ट्राई करके बाहर आता है। जय उस फॉर्मल ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा था। उसे देख आदित्य कहता है, इसे पैक कर दो। पर जय उसे लेना नहीं चाहता था क्योंकि ये फॉर्मल सूट बहुत अधिक महंगा था।
पर जय कुछ भी कहता तो आदित्य गुस्सा ही करता, इसलिए वो कुछ न कह ट्रायल रूम जा अपना कपड़ा बदला दे देता है। फिर स्टाफ उस कपड़े को पैक कर देते हैं और आदित्य बिल पे कर देता है। फिर जय उस कपड़े के बैग को पकड़ आदित्य के पीछे पीछे चलने लगता है। दोनों कार के पास आ जाते हैं, फिर दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। आदित्य कार स्टार्ट कर रहा होता है, तभी जय कहता है, मैं आपको सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा जब मेरा जॉब लगेगा तो, और मैं इसका इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। जय के बातों को सुन आदित्य कहता है, मुझे पैसे नहीं, बस तुम्हारा बॉडी चाहिए। आदित्य के इस बात को सुन जय उसके तरफ देखता है। वही आदित्य कार चलाते हुए कहता है, वैसे भी मुझे जो अपना बॉडी सौंपी है मैं इससे ज्यादा कीमत उन लड़कियों को दे चुका हूँ। ये सुन जय को बहुत बुरा लगता है और वो अपने चेहरे को झुका अपने धीमे आवाज में उदासी से सवाल करता है, आप बहुतों के साथ। इससे आगे वो कुछ कहता नहीं है। तभी आदित्य जय के तरफ देखता है और शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तुम अपने क्वेश्चन को अधूरा क्यों छोड़ दिए। ये सुन जय अपने क्वेश्चन को पूरा करने के लिए मुंह खोलता ही है कि तभी आदित्य कहता है, तुम्हें क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर दे देता हूँ। हाँ, मैं बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए हूँ क्योंकि मैं एक बार यूज़ करने के बाद बोर हो जाता हूँ, पर तुम अपने आप को स्पेशल समझो। मैं तुमसे अब तक बोर नहीं हुआ हूँ, इसलिए जब तक मैं बोर नहीं हो जाता हूँ, एंजॉय करो ऐसो आराम की जिंदगी। ये सुन जय अपने धीमे आवाज में कहता है, ये सजा है मेरे लिए, अब मैं हर दिन भगवान से दुआ करूँगा आप मुझसे जल्द ही बोर हो जाए। ये सुन आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में अपने कार को रोक लड़की वाला कपड़ा पीछे के शीट से ले जय के मुंह पर मारते हुए कहता है, इसे पहनो। ये सुन जय उसे शांति से पहनने लगता है। फिर जैसे ही जय उन कपड़ों को पहन लेता है, आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, कार से बाहर निकलो। ये सुन जय कार से बाहर निकल जाता है। तभी आदित्य कहता है, मेंशन आ जाना। इतना कहने के बाद आदित्य कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वही जय बस कार को जाता देखते रह जाता है। तो वो ऑटो लेने को था, पर उसके पास जो भी पैसा था वो उसके बैग में था और बैग कार में। जय फिर पैदल चलने लगता है। वही आदित्य कार ड्राइव करते हुए खुद में कहता है, जय जब तक तुम मुझसे बात करने का तमीज नहीं सीख जाते हो तब तक मैं तुम्हारे लाइफ को हेल बनाता रहूंगा। खुद में इतना कह वो गुस्से में कार चला रहा था। कुछ वक्त के बाद आदित्य अपने मेंशन पहुंच जाता है। अपने मेंशन पहुंचने के बाद हॉल में जा सोफे पर बैठ सिगरेट जला सिगरेट के कस लेते हुए अपनी नई असिस्टेंट को कॉल कर देता है। तो उसकी असिस्टेंट कॉल उठा लेती है तभी और अपने असिस्टेंट को कोल्ड आवाज में ऑर्डर देता है, कॉन्डम लेकर मेंशन आव। ये सुन असिस्टेंट ओके कहती है। वही आदित्य कॉल कट कर देता है। फिर आदित्य सिगरेट के कस लेते हुए खुद में कहता है, जय अब तुम एक एक शब्द मेरे सामने कहने से पहले 1000 बार सोचोगे। इतना कहने के बाद जय के आने का इंतजार किए जा रहा था। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध मोक्ष के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में बैठा था। पहली बार ऐसा हुआ था जब मोक्ष अनिरुद्ध के साथ अकेला रेस्टोरेंट में आया हो। उसके होंठों पर मुस्कान था। वही उसके मुस्कान को देख अनिरुद्ध अपने हाथ को उसके चेहरे पर ले जा रख देता है। तो मोक्ष अनिरुद्ध की तरफ अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगता है। वही अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगता है। तभी मोक्ष उसे खुद से दूर कर कहता है, हम रेस्टोरेंट में हैं, कभी भी स्टाफ डिश लेकर आते होंगे। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, नशे के बाद तुम मुझे पब्लिकली किस करते हो तब तो इतना नहीं घबराते। ये सुन मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है और वो सवाल करता है, क्या मैं आपको पब्लिक किस किया हूँ नशा करने के बाद। उसके इस सवाल पर अनिरुद्ध उसके कान के किनारे किस करते हुए कहता है, तुम खुद याद कर लो। इतना कह वो पीछे हो जाता है। तभी मोक्ष कुछ कहने वाला होता है पर वेटर आ जाता है डिश लेकर। फिर वो डिश टेबल पर रख सर्व कर देता है और अपने पसंद का डिश देख मोक्ष खाने पर टूट पड़ता है। वही अनिरुद्ध अपने मोक्ष को देख अपने मन में कहता है, ये 2 दिन कब बीतेगा। मैं मोक्ष के साथ वो पल बिताना चाहता हूँ जिसका इंतजार मुझे कब से था। मोक्ष को देख अनिरुद्ध खोया था। तभी मोक्ष कहता है, आप मुझे क्यों देख रहे हैं, खाना खाओ। ये सुन मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध खाना खाते लगता है। कुछ वक्त के बाद दोनों का खाना खाने हो जाता है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और कार में जा बैठ जाते हैं। फिर अनिरुद्ध कार स्टार्ट कर देता है। वही मोक्ष सॉन्ग प्ले करने को होता है फिर रुक जाता है।
मोक्ष को पता था अनिरुद्ध को गाना पसंद नहीं है। तभी मोक्ष के हाथ को रुकता देख अनिरुद्ध कहता है, तुम सॉन्ग प्ले कर सकते हो। ये सुन मोक्ष कहता है, नहीं, ठीक है, सॉन्ग सुनने से अच्छा है हम कुछ बातें करें। मोक्ष के इस बात को सुन अनिरुद्ध मुस्कुराकर कहता है, ओके। तभी अनिरुद्ध आइसक्रीम स्टॉल देखता है तो अपनी कार को रोक सवाल करता है, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? तो मोक्ष झट से अपने चेहरे को हाँ में हिला देता है। तभी कार का डोर खोलते हुए सवाल करता है, कौन सा फ्लेवर? तो मोक्ष झट से जवाब देता है, चॉकलेट। तो अनिरुद्ध मुस्कुराकर कहता है, ये फ्लेवर मैं याद रखूंगा। उसके इस बात के पीछे क्या मतलब था मोक्ष को कुछ खास समझ नहीं आता है। वही अनिरुद्ध आइसक्रीम स्टॉल जा मोक्ष के लिए आइसक्रीम ले कार में उसके तरफ बढ़ा देता है। फिर वो ले लेता है तो अनिरुद्ध कर स्टार्ट करते हुए कहता है, ओके, ये बताओ तुम्हें कौन कौन सा फ्लेवर पसंद है? इस सवाल को सुन मोक्ष झट से जवाब दे देता है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। ये सुन अनिरुद्ध मुस्कुराकर कहता है, ओके। तभी मोक्ष सवाल करता है, और आपको? इस सवाल पर अनिरुद्ध उसके तरफ देख उसकी नज़र उसके होंठों पर टिक जाती है तो मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है। तभी अनिरुद्ध कार चलाने पर फोकस करते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारे जिस्म का फ्लेवर, और अब आइसक्रीम अपने होंठों पर लगाकर मत खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुन अपने होंठों में लगे आइसक्रीम को झट से मोक्ष पोंछ लेता है और सही से खाने का कोशिश करने लगता है। वही दूसरी तरफ जय मेंशन पहुंच जाता है पर उसका पैर इतना चलने की वजह से कांपने लगा था। वो अपने कांपते पैर के साथ अंदर आता है। तभी उसका नज़र आदित्य पर जाता है तो आदित्य जय के हालत को देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मेरे सामने अपना मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, किसके सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हो। ये सुन जय बस आदित्य को देख रहा होता है। तभी आदित्य कठोरता से कहता है, अपनी नजरें झुका के रखो। ये सुन जय अपनी नजरें झुका लेता है। तभी आदित्य कहता है, जाओ जाकर सवार लेकर नीचे आओ। तो वो रूम की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ वक्त बाद आदित्य की नई सेक्रेटरी भी पहुंच गई थी। वो मेंशन के अंदर आती है। तभी उसकी नज़र हॉल पर बैठे आदित्य पर जाती है तो वो जल्दी से उसके पास जा ग्रिड करती है। फिर पॉली बैग उसके तरफ बढ़ा देती है तो आदित्य उसे ले साइड में रख देता है और उसे जाने का इशारा करता है तो वो जाने को थी। तभी आदित्य कहता है, वेट। तो वो रुक जाती है तो आदित्य उसे अपने बगल में बैठने का इशारा करता है, जिसे देख वो हैरान थी। पर फिर जा आदित्य के बगल में बैठ जाती है तो आदित्य उसके बालों को कान के पीछे करता है तो लड़की का चेहरा लाल हो जाता है। तभी आदित्य अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, थोड़ी देर मेरे बगल में बैठ, ऐसा प्रिटेंड करो जैसे मेरी लवा हो। ये सुन सेक्रेटरी हैरान थी और आदित्य के तरफ देखने लगती है। वही जय सावर ले नीचे आने लगता है तो उसे आता देख अपने हाथ को लड़की के कमर में रख उसके होंठों के करीब जा कहता है, अगर मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम लगेगा। इस सवाल पर वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी आदित्य कहता है, मजाक था, बस प्रिटेंड करो जैसे मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। वही जय आ जाता है क्यूट सा लड़की वाला ड्रेस पहनकर। फिर वो आदित्य के पास आता है तो उसे किसी लड़की के साथ देख अपने हाथ के मुट्ठी में ड्रेस भर लेता है। वही लड़की जय के तरफ देखती है और आदित्य सेक्रेटरी से दूर हो जय की तरफ देख सेक्रेटरी से कहता है, तुम जा सकती हो आकृति। ये सुन आकृति खड़ी हो जाती है। फिर जय को एक बार फिर देखती और जाने लगती है। वही जय अपनी नजरें झुकाए बस खड़ा था और उसके चेहरे पर दर्द साफ आदित्य को नजर आ रहा था। तभी आदित्य खड़ा हो कहता है, कुछ खा लो, मैं नहीं चाहता तुम फिर बेहोश हो जाओ। इतना कहने के बाद डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। वही उसके पीछे जय भी अपने आंखों में आंसू लिए फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सर्वेंट फिर दोनों के लिए खाना सर्व कर देती है तो दोनों खाना खाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ मोक्ष अनिरुद्ध मेंशन वापस आ गए थे। तभी दोनों अनाया को अकेला बैठे देखते हैं तो दोनों अनाया के पास जाते हैं। तभी अनिरुद्ध सवाल करता है, सनाया का तबीयत अब भी खराब है क्या? इस सवाल पर अनाया कहती है, पता नहीं चाचू, मम्मा मेंशन में नहीं है और डैड से पूछने का हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं मम्मा को कॉल भी की पर मम्मा का फ़ोन बंद था। ये सुन अनिरुद्ध मोक्ष दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तभी अनिरुद्ध कहता है, मैं भैया से पूछ कर आता हूँ।
इतना कहने के बाद वो खड़ा होता है ही कि तभी सनाया आते हुए दिखाई देती है तो अनाया खुशी से खड़ी हो जाती है। वहीं मोक्ष अनिरुद्ध भी रुक सनाया के तरफ देखता है। सनाया के चेहरे पर उदासी देख सनाया जब उसके पास आती है तो तीनों सनाया के तबीयत का पूछते हैं तो सनाया अपने होंठों पर झूठी मुस्कान टिकाई कह देती है, हाँ ठीक है अब। सनाया की झूठी मुस्कान को पहचानना अनिरुद्ध के लिए मुश्किल नहीं था। वो सनाया से कहता है, मुझे तुझसे कुछ बात करना है, मेरे साथ चल। तो सनाया हाँ कह देती है। फिर दोनों साथ चलने लगते हैं। दोनों अनिरुद्ध के रूम पहुंच जाते हैं और दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। वही अनुराग भी बाहर आ मोक्ष को देखता है तो उसके पास जा सवाल करता है, अनिरुद्ध भी आया है? तो मोक्ष हाँ कह देता है तो अनुराग अनिरुद्ध के रूम जाने लगता है। तभी अनाया धीरे से कहती है, क्या डैड चाचू के पास जा रहे? तो मोक्ष कहता है, लगता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध सनाया के साथ बेड पर बैठा था। तभी अनिरुद्ध कहता है, सनाया तुम्हें कभी भैया का प्यार नहीं मिलेगा, तुम ये रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देती हो? ये सुन सनाया रोते हुए कहती है, तोड़ दूं पर कैसे अनिरुद्ध, बचपन से मैं उनसे प्यार करते आई हूँ। जब सनाया ये बात कहती है तो अनुराग वहां आ जाता है पर सनाया और अनिरुद्ध को बात करता सुन दीवार के पीछे खड़ा हो जाता है। वही अनिरुद्ध कहता है, सनाया क्या फायदा हो रहा है इस शादी का जबकि तुम खुशी नहीं हो तो? ये सुन सनाया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अनिरुद्ध मुझे प्यार मिले या ना मिले मैं इस बात से ही खुद को सेटिस्फाई करूंगी कि मैं उनकी तो अब कहलाती हूँ ना। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, पर सनाया। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी सनाया उसके बाहों में जा रोते हुए कहने लगती है, अनिरुद्ध कुछ मत बोलो, मुझे प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ उनका नाम और तुम? अनाया मोक्ष मुझे परिवार के रूप में तो मिल गए ना, मैं इतने में ही खुश हूँ। अनुराग ये सब सुन वहां से जाने लगता है। वही अनिरुद्ध सनाया को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ विहान का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। वो अपने केबिन से बाहर निकल अपने कार के पास जा कार का दरवाजा खोल कार के अंदर जाता है और कार स्टार्ट कर निकल जाता है। कुछ दूरी वो जाता ही है कि तभी वो देखता ये कुछ लोग रास्ते में एक आदमी को मार रहे हैं तो अपने कार को रोक वो कार से बाहर निकल वहां जाता है और उन गुंडे को मारकर वहां से भगा देता है। फिर उस आदमी को उठाते हुए कहता है, आप ठीक हो? इस सवाल पर वो आदमी कहता है, हाँ बेटा थैंक यू। तभी आदमी का हालत देख विहान कहता है, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये सुन आदमी झट से कहता है, नहीं नहीं, आपने मुझे उन गुंडों से बचाया और अब ये नहीं मैं खुद से चला जाऊंगा। ये सुन विहान कहता है, प्लीज आपको बहुत चोट लगी है, मेरे साथ चलिए। विहान किसी तरह उन्हें मनाता है। फिर उनसे उनके घर का रास्ता पूछता है तो वो उसे बता देते हैं और ये रास्ता रचना के घर का ही था तो विहान थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर सवाल करता है, वैसे वो गुंडे थे कौन और आपको मार क्यों रहे थे? ये सवाल सुन आदमी लगता है, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ कुछ इलीगल काम हो रहा है। इस बारे में पता चलते ही मैं सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कल पुलिस को देने का सोचा तब पर उन लोगों को पता चल गया और मेरा मुंह बंद करने के लिए गुंडों को भेजे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मैं कंपनी करने गया तो मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी वो लोग मार डालेंगे और मेरा जॉब भी चला जाएगा, पर मैं ऐसा जगह पर काम भी नहीं कर सकता हूँ। आदमी के बातों को सुन विहान कहता है, आपको कंप्लेन आज ही करना चाहिए। ये सुन आदमी कहता है, मेरी एक मासूम सी बेटी है, ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर दे मुझे मंजूर है, पर मेरी बेटी और पत्नी को कुछ करेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इस बारे में बात करते हुए घर आ चुका था। तभी आदमी कहता है, यही घर मेरा है। ये सुन विहान हैरान था। वो कहता है, क्या मैं आपका हेल्प करूं? ये सुन आदमी जो और कोई नहीं रचना के पिता थे वो कहते हैं, नहीं मैं नहीं चाहता मेरे वजह से किसी और को कोई परेशानी हो। ये सुन विहान कहता है, डोंट वरी मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ये सुन रचना के पिता विहान के तरफ देख कहते हैं, आप हो कौन? आप बहुत देखे देखे से लग रहे हो। इस सवाल पर विहान बता देता है, विहान मित्तल। ये नाम सुनते ही रचना के पिता हैरान हो जाते हैं। तभी विहान कहता है, मेरा खुद का। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी रचना के पिता कहते हैं, सर आपको कौन नहीं जानता है। ये सुन विहान कहता है, तो आप टेंशन मत लीजिए मैं सब हैंडल कर लूंगा।
ये सुन रचना के पिता कहते हैं, पर आप हमारे लिए ये सब कर क्यों रहे हैं? इस सवाल को सुन विहान कहता है, ये घर देख मुझ याद आया ये मोक्ष मेरे दोस्त का फैमिली मेंबर है और आपकी बेटी मोक्ष की दोस्त है, बस इसलिए। रीजन ये तो नहीं था, बात तो बस ये था कि विहान रचना को कुछ होने नहीं देना चाहत था। ये सुन वो कहता है, मोक्ष मैं शायद इससे मिला हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, सर आप अंदर आइए। ये सुन विहान हाँ कहता है, फिर दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर रचना और उसकी माँ हॉल में बैठ इंतजार कर रही थी। तभी रचना के पापा और विहान घर के अंदर आते हैं तो विहान को अपने पापा के साथ देख हैरान थी, साथ ही अपने पापा के चेहरे पर चोट देख उससे भी अधिक वो हैरान हो जाती है।